हेलो फ्रेंड, जीएसटी की 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है उसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दी गई हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे। आज हम डिटेल में जानेंगे इस 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किन किन बातों पर डिस्कशन किया गया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिसीजन आए हैं। आइए चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन पे, जिसमें डिटेल में हम जानते हैं क्या क्या इसके अंदर हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल में जो हमारा अपॉइंटमेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट और मेंबर का जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसकी एलिजिबिलिटी और एज के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी और एज के क्राइटेरिया क्या रहेगा। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है निल रेट के लिए फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर। अगर मिलेट फ्लोर जो होता है हमारा बाजरे का आटा होता है, ये अगर हम खुला लूज बेचेंगे और 70% मिलेट्स अगर उसके अंदर होंगे तो उसके अंदर इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसके अंदर निल रेट हो एंड 5% होगा अगर वो प्री पैक्ड और लेबल्ड फॉर्म में अगर बेचा जाएगा तो उसके अंदर 5% का रिकमेंडेशन दिया गया है। दूसरा रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, अल्कोहल लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के बनाने के लिए यूज होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उसको जीएसटी से आउटसाइड रखने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि उसको जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखें। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है जीएसटी ऑन मोलेसिस पे 28% जीएसटी लगता था, इसको इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको 5% दिया जाए ताकि फार्मर्स जो केन फार्मर्स हैं वो फास्ट क्लियरेंस अपना ड्यूज कर सकें और उनको जो कॉस्ट है कैटल फीड के लिए वो थोड़ी कम पड़े। इसके लिए रिकमेंड किया गया है कि 28% से 5% का इसमें जीएसटी लगाया जाए। टू प्रमोट टूरिज्म, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि कंडीशनल लिमिटेड ड्यूरेशन आईजीएसटी एग्जम्पशन दी जाए फॉरेन गोइंग वेसल व्हेन इट कन्वर्ट्स टू कोस्टल रन। अगर कोई फॉरेन गोइंग वेसल है लेकिन अगर वो कन्वर्ट होती है कोस्टल रन के अंदर और वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसको आईजीएसटी की कुछ एग्जम्पशन दी जाए, कुछ एक टाइम पीरियड फिक्स करके इसके अंदर भी इन्होंने डिसाइड करने के लिए सोचा है। आइए चलते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, अब ब्रीफ में इसको जानते हैं। रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके रेट के बेसिस पे जिन में डिसीजन लिया गया है। सबसे पहला तो जीएसटी रेट्स ऑन फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लेयर, जो मैंने बताया आपको कि एटलीस्ट अगर 70% मिलेट्स हैं और हम लूज बेच रहे हैं उसको तो उस पर 0% के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है, लेकिन अगर वो प्री पैक्ड और लेबल्ड फॉर्म में है तो उस पर 5% का रिकमेंडेशन दिया गया है, यानी 2 रेट इसमें डिसाइड करे गए हैं। अगला है टू क्लैरिफाई दैट इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मेड आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म प्लास्टिक फिल्म फॉलिंग अंडर 5605 आर कवर्ड बाय द एंट्री फॉर इमिटेशन जरी थ्रेड। इसके लिए एक अलग स्पेशल एंट्री डालने की बात करी गई है, जिसके अंदर हम स्पेशल मेंशन कर देंगे कि 5% जीएसटी रेट लगेगा। However, no refund will be allowed on polyester film, plastic films on account of inversion। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसके ऊपर वैसे भी कोई रिफंड हमें नहीं मिलेगा। Foreign going vessel are liable to pay 5% IGST on value of vessel if it converts to coastal run। यानी कि मैंने वही बताया, जो फॉरेन गोइंग वेसल है अगर वो कोस्टल रन में कन्वर्ट होता है उसके लिए देखो इन्होंने सब्जेक्ट टू रिकन्वर्जन टू फॉरेन गोइंग वेसल इन 6 मंथ के अंदर उसको फॉरेन गोइंग में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो एक सब्जेक्टिव टू इनको एक एग्जम्पशन दी गई है आईजीएसटी की। बात करते हैं अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स की अगर है तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड टू कीप एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल लिकर। अगर कोई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर बना रहा है और उसमें यूज करने वाला एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, इसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखने के लिए इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है। अगला पॉइंट मोलेसिस का है, जो 28% से 5% करने की बात इसमें कही गई है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट टैरिफ एचएस कोड हैज बीन क्रिएटेड एट 8 डिजिट लेवल इन द कस्टम टैरिफ एक्ट टू कवर रेक्टिफाइड स्प्रिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। जैसा कि ईएनए में बात करी गई, ईएनए को जो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा तो उसका 0% रेट यानी जीएसटी से बाहर करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर स्पेशल इंडस्ट्रियल यूज के लिए है तो उसको एक अलग एंट्री दी जाएगी जिसके अंदर उस पर रेट डाला जाएगा 18% का। देन अगले पॉइंट्स हैं चेंज इन जीएसटी रेट्स ऑफ सर्विसेज। जो जीएसटी रेट्स एंड सर्विसेज के अंदर चीजें हैं, जैसे एंट्रीज एट सीरियल नंबर 3 और 3A नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 के अंदर एग्जेम्प्ट थी प्योर एंड कंपोजिट सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हो सेंट्रल, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज को, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एग्जिस्टिंग एजम्पशन को विदाउट चेंज एज इट इज रखा जाए। अगला चेंज है फर्दर द जीएसटी काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंड टू एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई। अगर कोई भी सर्विस हम वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन सप्लाई गवर्नमेंट अथॉरिटी को देते हैं तो उसको रिकमेंड किया गया है कि इन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा जाए।
अदर चेंजेस रिलेटिंग टू सर्विस अगर बात करें तो टू क्लैरिफाई दैट जॉब वर्क सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ बार्ली इनटू माल्ट्स अट्रैक्ट्स जीएसटी एट द रेट 5% एज एप्लीकेबल टू जॉब वर्क इन रिलेशन टू फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉट 18%। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो बार्ले को इनटू माल्ट अट्रैक्ट्स करते हैं इसे 5% लगेगा एज ए जॉब वर्क, जो कि फूड और फूड प्रोडक्ट्स में लगता है, ना कि 18%। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 लायबिलिटी जो डाली गई थी बस ट्रांसपोर्टर पे कि जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, उसमें 9(5) के अंदर इनको डाला गया था, लेकिन बहुत सारी रिकमेंडेशन आई और ये पता चला कि जैसे 1 या 2 बस ओनर्स होते हैं वो इसको मीट आउट नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा कुछ एक पर्सन्स को इसके अंदर लाया जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे इको वाले होंगे, अगर वो कंपनीज हैं उनको इस प्रीव्यू से बाहर कर दें सेक्शन नंबर 9(5) से, और अदर जितने भी हैं उन सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड दैट बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपनीज मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ 9(5). 9(5) में से कंपनीज वालों को सेपरेट कर दिया जाएगा ताकि वो अपना जीएसटी पे कर सकें और अपना आईटीसी ले सकें। अगला इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये सेटअप किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरह, और इसको भी ऐसा ही एग्जम्पशन दिया जाए जैसे कि गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को दिया जाता है, यानी इसे भी एज ए गवर्नमेंट का पार्ट मान के जैसे जैसे गवर्नमेंट पे जो एग्जम्पशंस हैं वो इस पे लगाई जाए। अगला है सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे शैल बी टैक्स्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जितनी भी सप्लाई हो गुड्स और सर्विस की इंडियन रेलवे के थ्रू, उन सबको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे टैक्सेबल किया जाए ताकि वो अपना आईटीसी ले सकें। इससे हमारी इंडियन रेलवे को कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी। अगला है मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। अगला पॉइंट जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दिया है एमनिस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर्स इन केस वेयर अपील कुड नॉट बी फिल्ड विद इन अलाउबल टाइम पीरियड। ये बहुत ही अच्छा जो चेंज इन्होंने रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो कि बहुत सारे जीएसटी नंबर ऐसे थे जो बंद हो गए, अपील का टाइम भी चला गया, उनके लिए एक एमनिस्टी स्कीम लाने की बात करी जा रही है। और उस एमनिस्टी स्कीम के थ्रू इन्होंने बताया है कि उनको टाइम दिया जाए कब तक का, 31 जनवरी 2024 तक का। The council has recommended providing an amnesty scheme through a special procedure under section number 148. The taxable person who could not file an appeal under section number 107, जो अपनी अपील नहीं फाइल कर पाए 107 के अंदर against the demand 73-74 passed on or before, जिनका 31 मार्च 2023 से पहले कोई भी डिमांड ऑर्डर इशू हो गया था 73 और 74 में, और वो अपील नहीं फाइल कर पाए थे 107 के अंदर, वो अब फाइल कर पाएंगे, या फिर जिनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी सिर्फ इस बेसिस पे कि वो टाइम लिमिट, जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अपील के लिए चाहिए होती है, वो उनकी निकल चुकी थी, उन सबको रिलैक्सेशन दी जाएगी। इन ऑल सच केसेस फाइलिंग ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर विल बी अलाउड अगेंस्ट सच ऑर्डर अप टू 31 जनवरी 2024। यानी कि ये बहुत अच्छा स्टेप लाए हैं, 31 जनवरी 2024 तक उनके पास टाइम है, वो अपील में जाके अपने केस के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, उसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि प्री डिपॉजिट करा लेंगे 12.5% ऑफ टैक्स का अंडर डिस्प्यूटेड, जो भी डिस्प्यूट टैक्स चल रहा है उसका 12.5% वो पहले ही डिपॉजिट कर लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि जितने भी, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने जीएसटी को चालू कराने का, अब वो अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए तो क्लैरिफिकेशन दिया गया है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी ऑफर्ड बाय द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी देता था, जो लोन्स लेती थी कंपनी उसके अगेंस्ट में, जो कॉर्पोरेट गारंटी और डायरेक्टर जो गारंटी देता था, या फिर होल्डिंग कंपनी जो अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए देती थी, इसके लिए भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है और काउंसिल ने कहा है, रिकमेंड किया है कि एक इशू किया जाए सर्कुलर, इशू ए सर्कुलर क्लैरिफाइंग दैट वन नोट कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा, कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया, वो तो कोई भी टैक्स उस पर पेबल नहीं होगा क्योंकि वो वैसे भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा कि एक इंसर्ट किया जाएगा सब रूल नंबर 2 इन रूल नंबर 28 ऑफ सीजीएसटी रूल 2027, जहां पे टैक्सेबल सप्लाई होगी कॉर्पोरेट गारंटी के लिए प्रोवाइड करी गई होगी रिलेटेड पार्टी के थ्रू, वहां पे 1% ऑफ सच गारंटी जो है, या फिर और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर होगा वो लगेगा यहां पे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है टू क्लैरिफाई थ्रू द सर्कुलर दैट आफ्टर द इंसर्शन ऑफ सब साइड रूल, जब ये साइड रूल, ये जो सब रूल लाने की बात कर रहे हैं, ये सब रूल ले आएंगे, तो उसके बाद जो कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड पार्टी के थ्रू, वो सारी की सारी इसी रूल के अंदर में क्वांटिफाई करी जाएगी और इसी के थ्रू ही निकाला जाएगा इनको। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। जैसा कि हमारा प्रोविजनल अटैच हो जाती थी प्रॉपर्टी,
तो उसके लिए काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि इसके अंदर अमेंडमेंट लाओ। अमेंडमेंट इन सब रूल नंबर 2 ऑफ रूल नंबर 159 के अंदर अमेंडमेंट लाया जाएगा, जहां पे क्या था, कोई ऑर्डर पास हो गया और प्रोविजनली अटैच हो गई कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, तो उसकी एक्सपायरी जो है 1 ईयर की होती है। तो यानी 1 ईयर के बाद वो अपने आप ही वो रिलीज हो जाएगी, उसके लिए कोई कमिश्नर का स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम हमें उसके चक्कर नहीं काटने और अलग से कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ 1 ईयर पास होते ही वो आपकी जो प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी तो इन्होंने क्लैरिफिकेशंस इशू करने के लिए कहा गया है। बहुत सारी क्लैरिफिकेशन किस चीज पे, रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है जिनमें प्लेस ऑफ सप्लाई का इशूज आ रहा है, उसके लिए एक अलग से सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन के लिए इशू किया जाए। किस किस पॉइंट पे? सबसे पहला है सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर इन केस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। इस केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में दिक्कत आती थी, इसके लिए अलग से क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए और सप्लाई ऑफ द को लोकेशन सर्विसेज के लिए, इनके लिए एक अलग से वो दिया जाएगा क्लैरिफिकेशन। इशुएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। यहां पे एक और क्लैरिफिकेशन इशू करने की बात करिए, काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एक क्लैरिफिकेशन दी जाए कि जो एक्सपोर्ट रेमिटेंस आता है स्पेशल INR में, वोस्ट्रो अकाउंट में, जो परमिटेड है RBI के थ्रू फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू, अगर हमें मानना है कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है उसके लिए क्वालिफाई हो ये अमाउंट भी, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन की गई कि इसको इंक्लूड किया जाए, इसको कंसिडर करके ही माना जाए कि वो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाउइंग सप्लाईज टू सेज डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन फॉर IGST रिफंड रूट बाय अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 1 2023। जैसा कि ये नोटिफिकेशन नंबर 1 2023 लाए थे, जिनके अंदर कुछ चीज़ों को कवर किया गया था कि स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर को दिया जाए या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में दिया जाए। उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको इसके अंदर कवर किया जाए ताकि उसके अंदर भी टैक्स पेड ना करना पड़े और वो रिफंड प्रोसीजर से उसको रिफंड ले सकें। अदर मेजर जो इन्होंने करे हैं वो है, सबसे पहला तो अलाइनमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ CG एक्ट विद द प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। यानी कि जैसा कि इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट, ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन लाए गए हैं जो अमेंड किया जाएगा सेक्शन नंबर 110 के अंदर, कोई भी एडवोकेट फॉर 10 ईयर विद सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो और 10 ईयर करते हुए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रैक्टिस कर रहा हो, वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट एज ए जुडिशियल मेंबर। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे जुडिशियल मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है कि वो जो एडवोकेट हो 10 ईयर प्रैक्टिस कर रहा हो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। मिनिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट एंड मेंबर टू बी 50 ईयर्स। मिनिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए। प्रेसिडेंट एंड मेंबर शैल हैव टेनर अप टू ए मैक्सिमम एज ऑफ 70 और 67 ईयर। यहां पे पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया कौन कौन जुडिशियल मेंबर बन सकता है, एज कितनी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए और कब तक वो काम कर सकते हैं। एक नेक्स्ट इन्होंने कहा है लॉ अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू ISD एज रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल मीटिंग इन इट्स 50th GST काउंसिल मीटिंग। 50 GST काउंसिल मीटिंग में भी इसके लिए बात करी गई थी। हेड ऑफिस और ब्रांच में जो आपस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया अमेंडमेंट लाने की बात करी गई थी, उसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया गया है कि एक नया ये अमेंडमेंट किया जाए इनके लॉ में ताकि क्लियरिफाई हो सके चीज़ें। रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल हैज बीन प्रेजेंटेड। जैसा कि ये सारे इतने सारे ये जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, तो अब धीरे धीरे नोटिफिकेशंस इन पे इशू करी जाएंगी और क्लैरिफिकेशंस भी आपके पास आएंगी ताकि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कौन कौन से डिसीजन स्टेप बाय स्टेप बनते हैं उसी हिसाब से ये नोटिफिकेशंस इशू करी जाएंगी।